हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो रहने वाली है जहां पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और उसमें से भी पहला बायोमोलिक्यूल जो हम पढ़ेंगे वो कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन भी हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। बायोमोलिक्यूल जो है वो दो शब्द से मिलके बना है। सबसे पहले बायो और उसके बाद मॉलिक्यूल। बायो जो है, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जैसे हो गया बेटा, आपके पास प्लांट्स होता है, एनिमल्स हमारे पास होते हैं, और जैसे कि हम लोग होते हैं ना ह्यूमन बींग, ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? लिविंग थिंग्स के अंडर। तो बायो का क्या मतलब है यहाँ पे? लिविंग थिंग्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं C6H12 और यहाँ पे O6 मैंने लिख दिया, तो ये क्या हुआ? ये ग्रुप ऑफ एटम हुआ कि नहीं? तो इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से जो हमारी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, अपनी डेली लाइफ को परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं चीजों की स्टडी हमने कहां पे करनी है? बायोमोलिक्यूल में, जहां पे हमारे बायोलॉजी को हेल्प करते हैं ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, तो जिनकी वजह से हम डेली लाइफ को परफॉर्म करते हैं। तो उन चीजों की स्टडी हमने कहां पे करनी है? बायोमोलिक्यूल्स में। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली लाइन में यहाँ पे क्या लिखा है? ए लिविंग सिस्टम ग्रो, सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस। हम क्या करते हैं? हम बेटा ग्रो भी करते हैं, सस्टेन भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम की सबसे खास बात क्या होती है? इज दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस नॉन लिविंग सब्सटेंस। कि हम लोग जो है, हम लोग बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस की वजह से ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उन्हीं नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं बेटा? आप बायोमोलिक्यूल। तो सुनना, इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और हमें ग्रो, रिप्रोड्यूस, सस्टेन करने में कुछ एक नॉन लिविंग सब्सटेंस जो है वो हेल्प करते हैं। बस उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं? हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं अभी हम देखने वाले हैं इसको। अब देखते हैं बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में डेफिनेशन लिखने को आ जाती है। तो बेटा बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर द केमिकल कंपाउंड विच इटसेल्फ आर नॉन लिविंग बट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ग्रो, रिप्रोड्यूस और सस्टेन। देखो बेटा, बात को सुनना ध्यान से। जैसे हम लोग है, हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, सस्टेन भी करते हैं, लेकिन किसकी वजह से करते हैं? इन नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से करते हैं। जैसे कि बेटा अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, C6H12 और O6, अगर आप कभी भी लो फील कर रहे होते हो तो आप क्या खाते हैं बेटा? ग्लूकोज खाते हैं कि नहीं? तो ग्लूकोज आपको क्या करता है? एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो ये वही बोल रहा है कि ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि अपने आप तो क्या होते हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को या फिर हमारी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो, अगर कोई बच्चा जिम जा रहा हो या फिर कोई भी इंसान जिम जाता है, तो अगर वो शाम को जा रहा है या जिम से पहले वो लेता है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट का क्या मतलब होता है? कि वर्कआउट से पहले वो कुछ एनर्जी ड्रिंक पीता है जिससे उसको एनर्जी मिले। तो प्री वर्कआउट बेटा एक ऐसा केमिकल होता है जो खुद तो क्या होता है? वो खुद एक नॉन लिविंग थिंग होता है, लेकिन हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि हम वहां पे जिम की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। तो उन्हीं चीजों को आप क्या बोलते हो बेटा? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसको मैं दोबारा रीड करूंगा जो कि आपको अच्छे से चीज में समझ आ जाए। तो सुना, बायोमोलिक्यूल्स आर द केमिकल कंपाउंड विच इटसेल्फ आर नॉन लिविंग बट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी बायोमोलिक्यूल्स की। अगली बात आती है कि सर ये जो बायोमोलिक्यूल होता है, स्टडी ऑफ इन नॉन लिविंग थिंग्स की कहां पे करते हैं? उसको बेटा हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो सुनना बात को ध्यान से, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस केमिकल चेंजेस टेक प्लेस विद इन देम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। देखो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री वो चीजें होती है जहां पे हम बायोमोलिक्यूल के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं और आपकी बॉडी में वो क्या काम करती है उनके बारे में डील करते हैं। जैसे कि मान लो मॉलिक्यूल है C6H12 और O6 है, तो ये ग्लूकोज है। अब हमको बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और क्या पढ़ना है कि ये आपकी बॉडी में जब जाता है तो किस तरह से एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये तो बात सिर्फ मैंने ग्लूकोज की बताई। ऐसे ही बेटा यहाँ पे प्रोटीन भी होगा, लिपिड्स भी हो गया, फैट्स भी हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स भी हो गया। तो उन चीजों की स्टडी कौन करता है बेटा? बायोकेमिस्ट्री करता है। तो आई होप बायोमोलिक्यूल आपको समझ में आएगा और बायोकेमिस्ट्री आपको समझ में आई होगी। बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमने देखना है टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल।
देखो सबसे पहले हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आता है प्रोटीन्स, नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइटामिन्स, अगला हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड और लास्ट हमारे पास है हार्मोन्स। ये कुछ एक इतने इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल की जो हम स्टडी करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक कार्बो है और एक हाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन है, और हाइड्रेट्स का क्या मतलब है, वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा जो भी कार्बन के हाइड्रेट्स होते थे उन्हीं को पहले क्या बोला करते थे, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ये इसकी क्या है, ओल्ड डेफिनेशन है। तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन होते थे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स वो होते थे जो सी एक्स और यहाँ पे H2O का होल वाई, जो भी इस मॉलिक्यूल को, जो भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते थे वो क्या होते थे, कार्बोहाइड्रेट्स होते थे। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुनना क्या होता था, इन अर्ली डेज कार्बोहाइड्रेट्स वर रिगार्डेड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद जनरल फॉर्मूला CH और यहाँ पे H2O का होल वाई। जो भी इस मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करता था, जो भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिट होता था, उनको आप क्या बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो इसका एग्जांपल चेक करना। अगर मान लो CX और यहाँ पे H2O का होल वाई है, H2O का होल वाई है, और यहाँ पे X की और Y की जगह पे मैंने 6 डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6, और यहाँ पे 6 टू द कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे H12 और यहाँ पे O की जगह पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे O6 आ जाएगा। तो C6H12O6 क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CX और यहाँ पे H2O का होल वाई है। यहाँ पे X की जगह पे क्या डाल दिया आपने, 6, और Y की जगह पे भी आपने क्या डाल दिया, 6 डाल दिया। तो ये जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, C6 और यहाँ पे H2O का होल 6। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा C6H12 और यहाँ पे आ जाएगा O6। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो जो भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता था वो कौन हुआ करते थे पहले, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो C6H12O6 किस किस का फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है, एल्टोज का है, मैनोज का है। तो ये सारे क्या होते थे बेटा, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा कुछ एक और भी है, जैसे कि अगर मैं X और Y की जगह पे अगर बेटा मैं 5 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे C5 और यहाँ पे H2O का होल 5। तो क्या क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे C5 बन जाएगा, और जब आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, C5H10 और यहाँ पे O5 बन जाएगा। तो ये आपका पास क्या बन गया बेटा, एक और कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब ये कौन कौन हो सकते हैं, ये राइबोज हो सकते हैं, अरेबिनोज हो सकते हैं, जाइलोज हो सकते हैं। तो ये सारे क्या होते थे पहले, कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी सिंपल सी पहली डेफिनेशन क्या थी, कार्बन के हाइड्रेट्स जो कि जनरल फॉर्मूला, सुनना, जो कि जनरल फॉर्मूला CX और H2O का होल वाई इसको सेटिस्फाई करते थे, उनको आप क्या बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते थे। लेकिन यहां पे कुछ एक प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी, आओ चलिए चेक करते हैं। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, कंपाउंड लिखे हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, उसका जनरल फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट वो है या फिर नहीं है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे C6H12 और O6, तो ये क्या था बेटा, ये तो ग्लूकोज था, ये तो आपको पता था। लेकिन ये क्या है, आपके फॉर्मूले में फिट हो रहा है। जैसे बेटा आपने C6 और यहाँ पे क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे आपने लिख दिया H2O, और लेकिन यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा ना, तभी तो 6 टू यहाँ पे कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले में फिट हो रहा था, तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। लेकिन एक चीज आपको पता है, एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होता है। तो कितने कार्बन है बेटा, यहाँ पे C2 है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, तो यहाँ पे H4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे O2 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे पास जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे C है और यहाँ पे H2O का, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। अब देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। अब यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो H2O में कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 टू द 4 हो जाएंगे। देखो हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, लेकिन बाहर होल 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो ये चीज जो है बेटा वो एसिटिक एसिड है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में फिट हो रहा है। लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, बस यहीं से इसकी लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं भी है वो भी तो इस फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं कि वी आर कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा एक और इसकी जो है, एक और इसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि रेमिनोज है। देखो रेमिनोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12 और यहाँ पे O5 है। देखो किसी भी तरीके से ये आपके पास CXH2O का होल वाई इस फॉर्मूले में कभी ये फिट हो ही नहीं सकता।
समझ में आ गई मेरी बात? तो सुनना, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस फॉर्मूले में फिट ही नहीं हो रहा है। देखो ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना, लेकिन ये इस तरह का फॉर्मूला नहीं बना पा रहा है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है बेटा? तो इसका ड्रॉबैक, सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या था? सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था ये रेमिनोज। रेमिनोज क्या बोलता था कि भाई मैं तो कार्बोहाइड्रेट हूं, C6H12O5, मैं क्यों इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहा हूं? तो मैं तो कार्बोहाइड्रेट था। तो सुनना, कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी ये आपका कार्बन के हाइड्रेट्स में यहाँ पे CX और यहाँ पे H2O का होल Y, ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहा था। तो आप इस पॉइंट को रीड कर सकते हैं। देखो अगली बात यहाँ पे ये क्या बोल रहा था, ये एसिटिक एसिड वाली बात कर रहा था, या फिर फॉर्म एल्डिहाइड की बात कर रहा था। देखो एसिटिक एसिड क्या था? CH3COOH। अगर मैं इसकी जनरली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो अगर मैं उसमें लिखना चाहूंगा तो C2H4 और यहाँ पे O2 है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C और यहाँ पे H2O का कितना लिखूंगा मैं? यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे भी 2 लिख दिया। तो ये तो फॉर्मूले में फिट हो रहा था, बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था। अगला यहाँ पे जो इस तरह का एग्जाम्पल है वो है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को भी चेक करोगे तो क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये बेटा आपके फॉर्मूले में फिट हो रहा है, जैसे C और यहाँ पे H2O यहाँ। अब सुना, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ही है, एक ऑक्सीजन है, एक ही है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। तो ये भी आपके पास क्या हो गया बेटा? ये भी आपके कार्बन के हाइड्रेट्स बन रहे, लेकिन दे आर नॉट योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे दो इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो ड्रॉबैक है। अब इस ड्रॉबैक के बाद हमने इसकी नई डेफिनेशन बनाई, और वो होती क्या है, चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाय कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो सुनना, न्यू डेफिनेशन क्या बोलती है, कुछ एक पॉइंट से बस आपको उसका ध्यान रखना है। तो सुनना, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। बस इतना सा आपको याद करना है। तो सुनना, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं। देखो, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। बस आपको इतना से याद करना है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर वो वाले कंपाउंड जो कि इन तरह के कंपाउंड्स को हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद प्रोड्यूस करते हैं। देखो इस वाली बात को तो अभी हम चेक करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही 3-4 पॉइंट्स समझा देता हूं। सबसे पहली बात आती है ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। देखो ऑप्टिकली एक्टिव जो है, हमने हेलोएल्कीन और हेलोरीन में किया था। वो कौन मॉलिक्यूल होते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसी को बता देता हूं। देखो ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो आप सिंपल से ये बात ध्यान रखेंगे, जो भी कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन का क्या मतलब है? वो वाला कार्बन जिसके आसपास में सारे जो होते हैं वो अलग एटम होते हैं, जैसे यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। एक ऐसा sp3 कार्बन एटम जिसके अराउंड में सारे के सारे डिफरेंट एटम होते हैं, या फिर जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से सेटिस्फाई होती है, उन तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं आप? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उसमें एक कायरल कार्बन होता है। तो सबसे पहली बात ये क्या बोल रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। देखो अगर मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताऊं, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? सुनना बात को ध्यान से। देखो ग्लूकोज में क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, आपको ऐसे ही बनाना है। अब देखो ऊपर क्या बनाएंगे आप? ऊपर बनाएंगे CHO, यहाँ पे क्या लिखेंगे? OH, OH और यहाँ पे H, H और यहाँ पे OH, ऐसे याद करते हैं। देखो OH के ऑपोजिट में कौन होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। H के ऑपोजिट में कौन आएगा? OH, और यहाँ पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्कोहल, यहाँ पे बन जाएगा CH2 और यहाँ पे OH आ जाएगा। देखो दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये आपके पास ग्लूकोज है। सबसे पहले मैंने क्या बोला बेटा आपको? मैंने आपको बोला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब देखो चेक करना, क्या ये sp3 कार्बन है कि नहीं है? है। अच्छा यहाँ पे ये और ये वाले मॉलिक्यूल सारे अलग है कि नहीं? देखो ये भी आपके पास क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है। तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे है ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सारे क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा क्या बोला उन्होंने? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? बहुत सारे OH हमारे पास होने वाले हैं, जैसे ये भी OH है, ये भी OH है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो दूसरी हमने बात क्या देखी? पॉलीहाइड्रोक्सी। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तीसरी बात बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए? या तो वो एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर वो कीटोन होना चाहिए। तो सुनना, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा आपको? ग्लूकोज में दिख रहा है एल्डिहाइड, और वही बात अगर मैं करूं फ्रक्टोज की, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको? कीटोन दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे चेक करना, देखो ये आपके
आपके पास जो है वो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी sp3 कार्बन है जो कि सारे के सारे अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरी बात पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो यहाँ भी OH है, OH है, OH है, OH है, OH है। अच्छा यहाँ पे क्या है, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब देखो जैसे यहाँ पे ग्लूकोज में क्या है बेटा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। अगर मैं मैनोज की बात करूं तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड है। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड है। लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है बेटा, कीटोन है। तो ये क्या होगा, ये भी हो गया ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये तो आपको अभी तक बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, बहुत सारे OH है, और एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब ये तो आपने देख लिया कि इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अब अगली बात ये क्या बोल रहा है कि या फिर दोज कंपाउंड विच गिव दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर मैं बात बताऊं आपको स्टार्च की, देखो स्टार्च की, तो स्टार्च में क्या होता है बेटा, स्टार्च को जब आप पानी में डालते हो या हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये क्या करता है बेटा, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज में टूट जाता है ना। तो देखो सुनना, जिस चीज में ये टूट रहा है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑब्वियसली ये पीछे वाले भी तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अच्छा पॉलीहाइड्रोक्सी होगा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर इससे निकलती हुई चीजें कार्बोहाइड्रेट है तो पक्का ये भी तो अपने आप में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो जहां से जिसको अगर आप पानी में डालने के बाद ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये भी तो आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो लास्ट टाइम मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता देता हूं, बाकी आपको यही याद करना है। तो ना इसकी न्यू डेफिनेशन क्या है, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखो जब भी आप ये डेफिनेशन लिखेंगे आपको दो एग्जांपल जरूर लिखने हैं, एक आप ग्लूकोज का लिख देंगे और एक बेटा आप वो फ्रक्टोज का लिख देंगे। तो ग्लूकोज का क्या होता है, देखो ग्लूकोज के लिए आपको ऐसे करना है और यहाँ पे 4 लाइनें मारनी है, 1 2 3 और यहाँ पे 4। ऊपर क्या लिखेंगे, CHO लिखेंगे, CHO मतलब एल्डिहाइड वाला, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH2OH। अब सुनना, OH OH यहाँ पे H और यहाँ पे OH, बस। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। देखो OH के सामने हाइड्रोजन, H के सामने क्या लिखेंगे, OH, OH के सामने हाइड्रोजन, OH के सामने हाइड्रोजन। दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक तो आप ये लिख देंगे डेफिनेशन में, दूसरा हम क्या लिखेंगे, फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो फ्रक्टोज में क्या करना है, ऊपर लिखना है CH2OH, दूसरा आपको C डबल बॉन्ड O। अब सुनना, आपको कितने लाइन मारनी है, 3 लाइन, 1 2 और 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से OH OH और यहाँ पे H, यहाँ पे लिख देंगे CH2OH और OH के सामने हाइड्रोजन, OH के सामने हाइड्रोजन और H के सामने क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बस दिस इज योर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। तो आपको डेफिनेशन के साथ कोई भी दो एग्जांपल यहाँ पे जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट जो बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर्स। जो भी कार्बोहाइड्रेट जो कि मीठे होते हैं टेस्ट करने में उनको क्या बोलते हैं, शुगर्स भी बोलते हैं। अगली बात, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट को कई बार आप सैकेराइड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे, जैसे मोनोसैकेराइड लिखेंगे, डाइसैकेराइड लिखेंगे, ट्राइसैकेराइड लिखेंगे, पॉलीसैकेराइड लिखेंगे, ऑलिगोसैकेराइड लिखेंगे, तो आपके दिमाग में आएगी सर ये सैकेराइड क्या होता है। देखो सैकेराइड हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से है। ग्रीक वर्ड का क्या मतलब है, सेकेरम, जिसका क्या मतलब है, शुगर मॉलिक्यूल। तो जो भी शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, सैकेराइड्स बोलते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, कुछ एक इंपॉर्टेंट बात जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, वो क्या बोलता है सुनना, द शुगर दैट वी यूज कॉमनली आर कॉल्ड सुक्रोज। जो भी हम शुगर जो कि चीनी वगैरह हम यूज करते हैं वो किससे बना होता है बेटा, सुक्रोज से बना होता है। अगली बात, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क आर कॉल्ड लैक्टोज। जो कि दूध में मिली होती है, जो कि शुगर हमको दूध में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। ये तो वैसे बच्चों बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नोट्स में अपने जरूर लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस चेक करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक बायोफ्यूल होता है। तो सुनना, कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज बायोफ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर डेली लाइफ। जैसे देखो बेटा, अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो उसको डॉक्टर सबसे पहले क्या देता है, उसको ग्लूकोज लगाता है ना, ग्लूकोज लगाता है। या फिर आप अगर कभी भी एनर्जी कम फील कर रहे होते हैं तो क्या पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं या ग्लूकॉन डी पीते हैं। तो ये इनका काम क्या होता है, ये एक बायोफ्यूल होता है। अगर आप लो फील कर रहे होते हैं तो इसको पीने के बाद आपको एनर्जेटिक फील होता है। ऐसा होता कैसे, देखो बेटा, मान लो ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। तो जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो यही रीजन होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो डिसोसिएट करके एनर्जी रिलीज करता है, और इसी एनर्जी को बॉडी यूज करती है अपनी डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए।
अगली इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एलिमेंट्स। देखो बेटा, जो अगर मैं स्टार्च की बात करता हूँ, स्टार्च कहाँ पे होते हैं, देखो आलू को काट के कभी भी पानी में डालना, आपका जो पानी होगा, पानी पानी येलो येलो सा हो जाएगा, बस उसी को आप क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। जो स्टार्च होता है बेटा, वो प्लांट के अंदर किसकी तरह काम करता है, स्टोरेज की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्च को बेटा पानी में डालते हो तो वो आपको हाइड्रोलिसिस के बाद एन नंबर ऑफ ग्लूकोज देता है कि नहीं। हम तो एक ग्लूकोज की बात कर रहे थे अभी पहले पॉइंट में, और स्टार्च में एन नंबर ऑफ ग्लूकोज है, तो ये तो पावर बैंक नहीं हो गया आपके पास ग्लूकोज का। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, आप स्टोरेज मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं या एनर्जी पैकेट्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये दूसरी बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास आ रही है, डी राइबोज एंड टू डी ऑक्सी डी राइबोज आर प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए। देखो आरएनए और डीएनए हम कहां पे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको न्यूक्लिक एसिड में, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आरएनए और डीएनए आपके बन रहा है, किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे होंगे उस टाइम, अरे एक तो राइबोज पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे डीऑक्सी राइबोज, और कैसे राइबोज से आपका आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है और कैसे डीऑक्सी राइबोज से आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो आपको डीएनए तो पता है ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आपको चेक करना हो कि कौन किसका बच्चा है या कौन किसके पेरेंट्स है, तो उनको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, ये बायोमोलिक्यूल्स यूज करते हैं। अगली बात ये क्या बोल रहा है, जो सेल्यूलोज एक्ट एज स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। देखो प्लांट्स की जो स्टेम होती है उसमें भी आपके पास बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो उसको शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो किसकी वजह से होता है, सेल्यूलोज की वजह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखो अगला जो इसकी इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट की, वो क्या होती है, इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, है ना, लिकर्स हो गई या फिर ब्रूरीज होगी। तो ये जितनी भी चीजें होती है आपकी कॉमर्शियली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।